हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए पहले पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्जाम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाले हैं, तो टारगेट केवल एक ही है, वो है 25 अप्रैल। तो इसी के लिए आज की इस क्लास में हम लोग पहले पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको ऐसा फील होगा कि आप पेपर में बैठकर सभी प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। तो ये पहला पेपर पूरे 80 सवालों का होने वाले हैं और आप सभी का टारगेट है कम से कम आप सभी को 50% सवाल सही करना है आज के पहले पेपर में। यानी 80 सवाल में से कम आप सभी का 40 सवाल तो सही होना ही चाहिए। एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर करना ही करना है। बार बार ऐसे प्रश्न आएंगे यूपी होमगार्ड के पेपर में। जैसा कि यूपी होमगार्ड का परीक्षा 2 घंटे में होने वाले हैं, इन्हीं 2 घंटे में आप सभी को जीके के पूरे 100 सवाल मिलेंगे, जो कि एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा और एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले हैं। यदि इस बार यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 का कट ऑफ क्लियर करना है तो कम से कम आप सभी को तो 80 सवाल सही करना ही करना होगा। तो आयोग ने जो भी सिलेबस जारी किया और सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न आपको आज के इस पहले पेपर मिलने वाले हैं। दिन की 3 क्लास हमारी हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। सुबह 8 बजे हमने मॉडल पेपर को डिस्कस किया था, जो कि पूरे 100 सवाल हमने डिस्कस किया था, और दोपहर जो 12 बजे क्लास हुई थी उसमें हमने लगभग 75 सवाल को डिस्कस किया था। और ये पहला पेपर रात की जो 8 बजे आपकी क्लास चलेगी ना, वो पेपर ही चलेगा। जैसे कि आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से हर एक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। याद रखिएगा, आपको हर एक प्रश्न देने के बाद आपको गोला भरना पड़ेगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड का पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, गोला आप सभी को इसी तरह भरना है। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे कि आप सभी का पहले पेपर में से कितना स्कोर बना। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। जट जटिन झिझिया नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? जट जटिन झिझिया नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? तो ये बिहार राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है जट जटिन झिझिया नृत्य। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में तो आप जानते हैं कि मुद्रा रुपया चलता है, लेकिन एक ऐसा एशियाई देश है कि वहां पर भी मुद्रा रुपया चलता है। तो वो कौन सा देश है? तो नेपाल देश है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना, यह किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? बताइए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना, यह किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? तो यह मौलिक कर्तव्य के तहत उल्लिखित प्रावधान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो तवा नदी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सभी बताएंगे तो वो कौन सी धातु है? तो टंगस्टन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। चंदेला राजा निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है? चंदेला राजा किस मंदिर से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो साथियों, किस वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पेश की गई थी? तो वर्ष 2001 में पेश की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किस ग्रह को दीर्घकाय गैस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति को जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। कांसे की मूर्ति में निम्न में से अधिकतर क्या होता है?
कांसे की मूर्ति में अधिकतर क्या क्या शामिल होता है? तांबा तथा टीन होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना समुद्र तट है जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो भाई लाल लेटराइट मृदा जो कि सबसे उपयुक्त होती है काजू उगाने के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो साथियों, भारत ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी? गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी? तो ये किराना घराने से संबंधित थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। ईरान की मुद्रा क्या है? तो साथियों, ईरान की मुद्रा क्या है? रियल होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कितने विषय हैं? भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो पूरे 29 विषय हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने शामिल हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले रात 8 बजे पेपर देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि पेपर जब स्टार्ट हो तो आप सभी पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन आपका गैप नहीं होगी। दिन में आपकी 3 क्लास लगने वाली है। ओके, अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हमें तैयारी करनी है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से किसके आदर्श पर जोर दिया है? रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के माध्यम से किसके आदर्श पर जोर दिया है? तो मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 देता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? राजस्थान में कौन सा नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो रातड़िया रीढेरी, ये भाई हड़प्पा स्थल खोजा गया है राजस्थान में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। एक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है तो क्या मेरे दोस्त? तो एक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? तो 1 बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? तो गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो साथियों, आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से नदियों का कौन से युग में सबसे पहले जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से नदियों का कौन से युग में सबसे पहले जोड़ा गया था? तो गोदावरी और कृष्णा की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है? किस नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है? तो भाई बेतवा नदी का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? तो पूरे 100 करोड़ रुपए के साथ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किस शहर में की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किया था, लेकिन किस शहर में किया था? तो कलकत्ता शहर में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? जियाउद्दीन बर्नी ने किसकी रचना की थी? तो फतावा ए जहांदारी की रचना की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक प्राधिकरण ने जारी की? आयुर्वेद आहार सूची किस नियामक प्राधिकरण ने जारी किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो FSSAI प्राधिकरण ने जारी किया था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहा जाता था? तो चौथ कहा जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्त मेरे सोवियत के सहयोग से स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? कौन सा शुष्क लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? तो शुष्क HCl गैस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो साथियों, भारत के कौन से पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो वो नेपाल देश है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया? चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया था? जगदीप धनखड़ जी ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है? भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, आनुवांशिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? आनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कवक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? तो पिंक ब्रेड मोल्ड का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को,
निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय पाक जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय पाक जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक है? तो मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में शामिल कौन है भाई? एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो सजीव जीव और भौतिक कारक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर पूछेंगे कि पहले पेपर में आप सभी का स्कोर कितना बना, और सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में करते रहिए। इससे आपकी तैयारी आपको खुद मालूम चलेगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर करने बहुत ही भाई मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ेगा। डेली आप क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तो वो तमिलनाडु है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी भाई? तो शारदा नहर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया था? किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया था? तो वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। नवी मुंबई में स्थित नवासा सेव बंदरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? नवी मुंबई में स्थित नवा सेव बंदरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक था? तो साथियों 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? तो सर्प था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? बताइए आप लोग। तो 1932 में की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे या कप्तान थे? बताइए। कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। डैश समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जिन्होंने बहुत कम समय के लिए शासन किया, वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक थे। तो बताइए वह कौन थे जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जिन्होंने बहुत कम समय के लिए शासन किया था और वह तांबे के सिक्के जारी करने वाले एकमात्र गुप्त शासक थे? वो कौन थे? तो रामगुप्त थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो साथियों कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो बिंबिसार नहीं था भाई ये। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को हल करिए। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये किस शहर में स्थित है, यानी किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान ये संस्थान है जो कि मथुरा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1950 में पारित किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन कहाँ पर किया गया था? तो साथियों हड़प्पा में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये यूपी होमगार्ड एग्जाम 25 अप्रैल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टारगेट केवल एक ही हमारा, वो है 25 अप्रैल। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1968 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो साथियों भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? बताइए, तो पुर्तगाली थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये कहाँ पर स्थित है भाई, यानी किस राज्यों में स्थित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, तो ये उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। पूर्व स्वतंत्र भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्र भारत में भी अध्यक्ष बने थे? बताइए, पूर्व स्वतंत्र भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्र भारत में भी अध्यक्ष बने थे? वो कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। 65 को हल करिए। ईंधन की इकाई मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा मुक्त ताप की मात्रा को किसके रूप में जाना जाता है? ईंधन की इकाई मात्रा के पूर्ण दहन द्वारा मुक्त ताप की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? तो उसमें मान के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन इनमें से कौन सा है? तो सुंदरबन रिजर्व वन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनपी में क्या अंतर है भाई? जीएनपी और एनएनपी में अंतर क्या है? तो मूल्यह्रास का अंतर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। एक विद्युत बल्ब में किससे बना फिलामेंट होता है? एक विद्युत बल्ब में किससे बना फिलामेंट होता है? तो टंगस्टन से बना फिलामेंट होता है विद्युत बल्ब में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? तो साथियों किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश तो भाई कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जो चुनार काली मिट्टी बर्तन है इसके लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन थी? पहली महिला एयरलाइन पायलट इनमें से कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल जनसंख्या का अनुपात कितनी थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल जनसंख्या का अनुपात कितनी थी? तो 13.9% थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? तो साथियों किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? तो गिरजा देवी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे, लास्ट सवाल आज के सेशन का। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने हत्या की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे 80 सवाल पूरा हो गया पहले पेपर में। अब बताइए कि आप सभी का पहले पेपर में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे, अच्छे से एकदम। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का 3 क्लास कंप्लीट हो गया। कल साथी 1 अप्रैल को नए दिन नए तारीख की शुरुआत हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं, और हम उस महीने में पहुंच जाएंगे जिस महीने में हमें पेपर देना है। यानी हमारे पास मान के चलिए 1 दिन नहीं मान लो भाई बच्चे, क्योंकि अप्रैल में पेपर होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले। तो दोस्त मेरे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथी कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।